अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझ में बाप बनने की सलाहियत न थी, मगर मैंने सारा इल्जाम अपनी बीवी पर डाल दिया था। अम्मा ने इसे घर से धक्के देकर निकाल दिया था और अपनी भांजी से मेरी दूसरी शादी करवा दी थी। मेरे यहाँ 3 औलाद पैदा हो गई। मुझे किसी पल चैन न था। बीवी पर शक करने लगा कि एक दिन बाजार में पहली बीवी मिली तो बोली, सच सच जानना चाहते हो? आज रात मेरे घर आना। मैं सबसे छुपकर पहली बीवी के घर गया तो मेरे होश उड़ गए। मैं बेताबी से इस अस्पताल के कॉरिडोर में टहल रहा था कि मेरे अंदर एक ऐसी आग जल रही थी जिसका इलाज किसी के पास ना था। आसपास जितने अफराद मौजूद थे वो सभी मुझे अजीब निगाहों से देख रहे थे, मगर किसी को क्या बताता मेरी बीवी अंदर अस्पताल में थी। वो तीसरी बार हामला थी और आज अचानक इसकी तबीयत खराब होने पर मैंने इसे अस्पताल लेकर आया था, मगर मेरे चेहरे पर ऐसी मर्दानगी तारी थी कि जैसे मेरी दुनिया उजड़ने वाली हो। थोड़ी देर बाद नर्स बाहर निकली। इसके चेहरे पर खुशी थी। इसने मुझे नन्हे से कम्बल में लिपटा हुआ एक वजूद लाकर थमा दिया। मुबारक हो, आपका बेटा हुआ है। आपकी बीवी बिल्कुल खैरियत से है। नर्स की बात सुनते ही मेरा चेहरा ऐसा हो गया जैसा मेरा सारा लहू निचड़ गया हो और मैं एक साकित निगाह से अपनी गोद में मौजूद इस बच्चे पर डाली तो नर्स मुझे अजीब सी निगाहों से देख रही थी। शायद मेरे तासुरात देखकर वो भी ठिठक गई थी। क्या बात है, क्या आपको खुशी नहीं हुई? अस्पताल में तो जिनके यहाँ बेटा होता है वो तो मिठाइयाँ बांटते नहीं थकते, मगर आपके चेहरे को तो देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आपको कोई खुशी ही नहीं। नर्स मुंह बनाकर वहाँ से चली गई। जो कुछ मेरे अंदर था अगर मैं इस नर्स को बता देता तो शायद वो भी सदमे से पागल हो जाती। बच्चे को देखकर मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे। मेरी सास दाएं जानिब खड़ी थी। उन्होंने भी जल्दी से बच्चा मेरी गोद से ले लिया था। हमारी तबीयत ठीक नहीं है सरमत, तुम ऐसा करो घर चले जाओ। शायद इनको मेरे चेहरे से कुछ अंदाजा हो गया था। मैंने शुक्र अदा किया और बीवी को एक नजर भी देखे बगैर वापस अपने घर आ गया। इसका चेहरा देखने की हिम्मत तो मेरे अंदर थी ही नहीं। पूरे घर में सन्नाटा था। मेरे पहले दोनों बच्चे मेरी बीवी ने अपने मैके भिजवा दिए थे, इसलिए मुझे इनकी कोई टेंशन नहीं थी। जो कुछ आज हुआ था इसके बाद मैं अंदर से बुरी तरह टूट फूट गया था। वहीं जमीन पर बैठकर फूट कर रोने लगा और मेरा ध्यान आज से 7 साल पहले के वाकयात की जाने ठिठक गया जिन्होंने मुझे आज इस नहज पर पहुंचा दिया था। इन दिनों में नया कॉलेज से फारिग हुआ था। जवानी थी और कुछ बाप के पैसे का असर था। मैं खुद को हवाओं में उड़ता हुआ महसूस करता। दोस्तों ने मरी जाने का प्रोग्राम बनाया तो मुझसे रहा न गया। मैंने भी अम्मा से जिक्र कर दिया। पागल है क्या, अगले हफ्ते तेरी शादी है और तू मरी जा रहा है। अब अपनी बीवी को लेकर ही घूमने फिरने जाना, भला दोस्तों के साथ शादी से 1 हफ्ते पहले कौन जाता है? अम्मा ने मुझे डांटा, लेकिन मैंने मुंह बना दिया। मुझे अपनी जोर जबरदस्ती की शादी में कोई दिलचस्पी नहीं थी और वैसे भी मैं अपनी जिंदगी खुद एंजॉय करना चाहता था। अम्मा के मना करने के बावजूद मैं अपने दोस्तों के साथ मरी चला गया। मरी की खूबसूरत फिजाओं में दिन रात घूमते फिरते हमने जी भर के एंजॉय किया। जेब में पैसा था और सेहत काबिल रश थी कि मुझे दुनिया अपने कदमों तले नजर आती थी। मरी आए हुए हमें तीसरा रोज था जब मेरे दोस्त मेरे कमरे में आए। यार तू इधर बैठा है, जल्दी चल, पीछे पहाड़ों में एक जंगल है जो ऊपर को जाता है। बड़ा ही खूबसूरत जंगल है। वैसे तो टूर गाइड ने इसकी तरफ जाने का मना किया है, लेकिन वो हम ही क्या जो किसी बात को मान जाए। मेरे दोस्त ने मेरे हाथ पर हाथ मारकर कहका लगाया और मैं भी खुशी से उछल पड़ा। ऐसे छुपे हुए रास्ते तलाश करना का तो मुझे भी शौक था। रात होने वाली थी। दोस्त मुझे आवाजें दे रहे थे कि और मैं अपने जूते तलाश कर रहा था जिन्हें आज वापस आने के बाद न जाने मैंने कहाँ उतार दिया था। अरे आजा, देर मत कर, मेरे दोस्त ने आवाज लगाई तो झिंझलाकर मैंने एक निस्बतन हल्का सा जूता पहन लिया और मैं अपने घर से साथ सिर्फ इसीलिए आया था कि ताकि होटल के कमरे के अंदर पहन सकूं। मेरे जूते देखकर मेरे दोस्तों को ताज्जुब हुआ, लेकिन मैंने इन्हें टाल दिया। अरे मैं मजबूत हूँ, इन जूतों के साथ भी पहाड़ी पर चढ़ जाऊंगा। हम 4 दोस्त कमरों से बाहर निकल आए। होटल के पीछे से वाक़ई एक पहाड़ी के ऊपर बल खाता हुआ जंगल था जो ऊपर मजीद घना होता जा रहा था। इधर उधर से निगाह बचाकर हम लोग इस जंगल में दाखिल हो गए। मेरे दोस्त हंसते बातें करते हुए आगे
चलते जा रहे थे। हकीकत तो ये थी कि मेरा जूता मुझे तकलीफ दे रहा था। जंगल की जमीन नाहमवार थी, कांटे और पत्थर मेरे पैरों को जख्मी कर रहे थे, लेकिन मेरे दोस्तों को पता न चले इसलिए मैं चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए तेजी से आगे बढ़ता जा रहा था। जंगल आगे मजीद घना था। मेरे पैरों में पसीना आने लगा और चप्पल पैर से स्लिप होने लगी। क्या बात है सरमत, तू बूढ़ा हो गया जो तू इतना धीरे धीरे चल रहा है। मेरे दोस्तों ने पीछे मुड़कर एक जोरदार नारा लगाया। मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई। अरे बुड्ढे होंगे मेरे दुश्मन, अभी देखना तुम लोगों को अपनी असल ताकत दिखाता हूँ, मैंने सीना फैलाते हुए कहा और जल्दी से 2 कदम चलकर इनसे आगे बढ़ गया। ये जाने बगैर के वो लोग सिर्फ हंसी मजाक में मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। यहाँ पहाड़ की चोटी थी जिसके दूसरे जानिब गहरी ढलान थी। मैं पहाड़ की चोटी पर पहुंचा तो अपना तवाजुन बरकरार न रख सका। चप्पल पहले ही पसीने की वजह से फिसलन का शिकार हो रही थी। मेरा पांव फिसला और ढलान से नीचे गिरता चला गया। मेरे दोस्त भी घबरा गए। वो तो सिर्फ मुझे डराना चाहते थे, मगर मुझे बुरी तरह दरख्तों से टकराता हुआ नीचे ढलान से गिरता देखकर इनके औसान खता हो गए थे और वो भी मेरे पीछे दौड़ते हुए नीचे आने लगे। लेकिन मेरी रफ्तार बहुत ज्यादा थी। ऊंचे ऊंचे पत्थर और दरख्त मुझसे टकराते तो मेरा अंचर पंचर हिल जाता। ढलान में लड़खड़ाते अचानक एक जोरदार तरीके से एक बड़े से पत्थर से जा टकराया। मेरा पूरा वजूद इस बड़े पत्थर से जैसे ही लगा, मुझे अपने वजूद में अजीब सा एहसास हुआ। यूं लगा जैसे किसी पहाड़ के नीचे मेरा वजूद कुचला गया है। सबसे ज्यादा दर्द जिस्म के निचले हिस्से से उठ रहा था। मेरे लबों से चीखें बुलंद हुई और मुझे अपने होशो हवास गुम होते हुए महसूस हुए। शदीद रात की तारीकी थी या मैं बेहोश हो चुका था। क्योंकि दूसरी बार जब मैं होश में आया तो मैं अस्पताल के बिस्तर पर था। मेरा जिस्म दर्द से टूट रहा था। मेरे आसपास दोस्तों के शर्मिंदा से चेहरे नजर आ रहे थे। मेरी दोनों टांगों पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था, मगर एक और नाकाबिले बयान तकलीफ थी जो मेरी बर्दाश्त से बाहर थी। डॉक्टर आया, इसका चेहरा सफेद पड़ा हुआ था। मेरे घर वालों को इतला दी जा चुकी थी, मगर मैं बेचैन था। डॉक्टर साहब, मुझे शदीद तकलीफ हो रही है, मुझे कोई इंजेक्शन लगा दे। मैंने डॉक्टर की मिन्नत की तो इसने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। तकलीफ तो होगी, पूरा जिस्म शदीद टूट फूट का शिकार हुआ है, कई नस्लें कुचली गई हैं। 1 हफ्ते तक तुम सही हो जाओगे। मेरे जहन में धमाका सा हुआ। 1 हफ्ते बाद तो मेरी शादी थी, लेकिन इसी पल मेरी निगाह मेरे वालिदैन पर पड़ी जो परेशान सूरत लिए अस्पताल के अंदर दाखिल हो रहे थे। मेरी माँ ने मुझे चूमना शुरू कर दिया। इनमें से किसी ने मुझे कुछ ना कहा। इन्हें अंदाजा हो गया था कि मेरा पहले ही बहुत नुकसान हो गया है। मेरे वालिदैन ने मेरी शादी आगे कर दी। मेरे ससुराल वाले नेक और शरीफ लोग थे। उन्होंने भी मेरी खराब तबीयत देखकर इसरार ना किया, बल्कि वो परेशान हो गए थे। चंद महीने गुजरे तो मैं मुश्किल से टांगों पर खड़ा होना सीखा। सहारा लेकर मैं चलना शुरू किया और मैंने दोबारा अपनी जिंदगी की तरफ लौटने लगा। ये एक बदतरीन हादसा था जिसने मेरी जिंदगी वीरान कर दी थी, लेकिन आखिरकार मेरी टांगे बिल्कुल ठीक हो गई थी और चलने फिरने के लायक हो गया। मैं दोबारा से मेरी शादी के हंगामे जाग उठे। मेरे जमीन पर कदम रखने की ठीक 1 माह बाद अम्मी मेरी दुल्हन को ब्याह कर ले आई। शादी के रोज में भी बहुत खुश था, क्योंकि मेरी बीवी खानदान की सबसे हसीन लड़की थी। इतनी खूबसूरत लड़की मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। वो सुघड़ और सलीका शाल भी बहुत थी। इसने आते ही जिस तरह घर संभाला था तो मैं हैरान ही रह गया था। मैं लावलाई फतरत तो हादसे के बाद ही बदल चुकी थी और अब ध्यान से अब्बा के कारोबार को संभाल रहा था। घर में खुशियों ने डेरा डाल लिया था। घर आता तो मेरी बीवी मुझे खाना और चाय का पूछती, मेरी इतनी खिदमत करती कि मैं सरशार हो जाता। जिंदगी में कोई कमी नहीं थी, ये मेरा ख्याल था, क्योंकि अचानक एक रात खाने की टेबल पर मैंने अम्मी से पूछ लिया, क्या बात है अम्मी, आज आप बहुत चुप चुप नजर आ रही हैं। मेरे पूछने की देर थी कि अम्मी ने एक गहरा सांस लिया। तुम्हारे साथ हफ्सा के लड़के की शादी हुई थी, आज इसके यहाँ बेटा पैदा हुआ है। कुछ अंदाजा भी है, तुम दोनों की शादी को 1 साल गुजर चुका है, लेकिन तुम दोनों ने अभी तक हमें कोई खुशखबरी नहीं सुनाई। ठीक है कि अपनी जिंदगी को एंजॉय करना चाहिए और घूमना फिरना चाहिए, लेकिन ये सब कुछ बच्चे के बाद भी हो सकता है, इसलिए अब तुम दोनों अपनी फैमिली बनाने की तरफ तवज्जो दो।
अम्मी की बात पर मैंने हैरत से अपनी बीवी को देखा। इसका रंग शर्म के मारे सुर्ख पड़ रहा था। हमारी शादी को 1 साल का अरसा गुजर गया था और मुझे पता ही ना चला, लेकिन मेरी माँ गलत समझ रही थी। हम दोनों ने औलाद पैदा ना करने के लिए कुछ नहीं सोचा था। ये तो शायद अल्लाह की मर्जी थी कि अभी तक हमारे यहाँ औलाद नहीं हुई थी। अम्मा की बात सुनकर मेरा माथा टटका। वाकई 1 साल अच्छा खासा अरसा होता है। अब तो मुझे भी इंतजार रहने लगा। मैं हर महीने अपनी बीवी से पूछता क्या कोई उम्मीद लगी, लेकिन वो मायूसी से नफी में सर हिला देती तो मेरा दिल भी बुझ कर रह जाता। इस दिन मैं ऑफिस आ गया तो मेरा दोस्त तलहा सबके लिए मिठाई लेकर आया। मैं भी खुशी से मिठाई खाने लगा और जब मैंने इससे पूछा कि मिठाई किस चीज की है तो वो खुशी से बोला, अरे यार तेरा दोस्त बाप बन गया है, बेटा हुआ है मेरे घर। यकीन नहीं आता, अल्लाह ने इतनी बड़ी खुशी मुझे दे दी। वो खुशी से कह रहा था कि जबकि मिठाई का टुकड़ा मेरे हाथ में ही रह गया कि शादी तो मुझसे 6 महीने बाद हुई थी, लेकिन आज वो भी बाप बनने की तवीज सुना रहा है। इस दिन मुझे दिल के साथ घर वापस आया। इस रात मैं पहली दफा अपनी बीवी से डॉक्टर के पास चलने की बात की। मेरी बात सुनकर वो कुछ देर तक मेरी जानिब देखती रही और फिर अचानक फूट फूट कर रोने लगी। सुने, क्या आपको यही लगता है कि मैं बांझ हूँ? क्या मैं औलाद पैदा नहीं कर सकती? इसने कहा। मैं किंग सारा गया इसी सोच में कि अंदर तो नहीं आई। मैंने इसे तसल्ली दी कि डॉक्टर को चेकअप करवा लेने में क्या हर्ज है। वो कुछ देर तो सोचती रही और फिर बोली, मेरे एक रिश्तेदार की बहन डॉक्टर है, बड़ी काबिल है, नंबर ले लेती हूँ, हम कल इसके पास चले जाएंगे। इसकी बात में मैंने सर हिला दिया। अगले दिन में और वो डॉक्टर के पास चले गए। डॉक्टर ने कुछ जरूरी टेस्ट लिख कर दिए, जिन्हें करवाकर फिलहाल मैं और मेरी बीवी घर आ गए थे। टेस्टों की रिपोर्ट कल आनी थी। वो चेहरे से बड़ी खुश नजर आ रही थी। हम घर आए तो अम्मा का मूड सब खराब था। आजकल वैसे भी इनका मिजाज थोड़ा उखड़ा ही रहता था। उन्होंने मेरी बीवी को साफ नजरअंदाज कर दिया और मुझे प्यार से अपने पास बिठा लिया। आज वो रुकैया आई थी। वो पूछ रही थी कि अभी तक बहू के घर खुशखबरी क्यों नहीं आई, तो मैं लोगों को जवाब दे देकर थक चुकी हूँ। मुझे माफ कर दे बेटा, ना जाने मैं किस लड़की को ब्याह कर ले आई हूँ। अगर इसके अंदर कोई कमी है तो तेरी जिंदगी बर्बाद करने की जिम्मेदार तो मैं हूँ। अम्मी की आंखों में आंसू जगमगाने लगे। मैं खुद को परेशान हुआ उठा था। इनकी बात ने तो मुझे अंदर तक हिलाकर रख दिया था, लेकिन मुझे अपनी बीवी पर तरस आया। भला वो बेचारी मुजरिम ना होते हुए भी मुजरिम करार दी जा रही थी। कुछ ही दिनों बाद टेस्ट की रिपोर्ट आ गई। मेरी बीवी के चेहरे पर इस दिन बड़ी खुशी थी। टेस्ट की रिपोर्ट लेकर वो जल्दी से मेरे पास आई। ये देखे, सारी रिपोर्ट्स में लिखा है कि मेरे अंदर कोई खराबी नहीं। अल्लाह ने चाहा तो हम जल्द वालिदैन बन जाएंगे। इसकी आवाज में खुशी थी। रिपोर्ट्स पकड़कर मेरे भी दिल को इत्मीनान सा होता चला गया। मैंने एक दफा फिर बेताबी से दिन काटने शुरू कर दिए। मेरी बीवी एक दिन छोड़कर एक दिन अपने इस डॉक्टर के पास लाजमी चक्कर लगा लिया करती थी। मुझसे ज्यादा औलाद के लिए तो शायद वो खुद बेताब थी। ऑफिस में भी अब तमाम लोग मुझसे पूछने लगे थे। वक्त गुजरते गुजरते तकरीबन 2.5 साल का अरसा बीत चुका था। इस रोज मैं काम से घर आया तो मेरी बीवी एक पानी से भरी बोतल के अंदर कुछ डाल रही थी। ये क्या कर रही हो सीमा, मैंने पूछा तो वो यूं उछली जैसे पता ही नहीं कोई गुनाह करते हुए पकड़ी गई हो। इसके चेहरे का रंग ही उड़ गया था। मैं हैरान हुआ। कुछ देर तक वो मुझे देखती रही, फिर फूट फूट कर रोने लगी। न जाने ये कैसी आजमाइश है जब माँ और बाप दोनों सेहतमंद हैं और हमें कोई कमी नहीं, तो हमारी औलाद क्यों नहीं हो रही। इसलिए आज तावीज वाले बाबा से तावीज लेकर आई हूँ। वो तो कहकर रोती हुई अंदर चली गई, लेकिन मैं अपनी जगह खड़ा रह गया। भला ये किसने कहा था कि माँ और बाप दोनों ही सेहतमंद हैं। मैंने आज तक अपना चेकअप भी ना करवाया था। मैंने बेचैनी से छत पर जाकर टहलने लगा। एक के बाद एक सिगरेट फूंकते हुए मुझे बार बार यही ख्याल आता रहा कि एक दफा मुझे अपना भी चेकअप करवा लेना चाहिए। बीवी ने तो 2.5 सालों में कई टेस्ट और रिपोर्टें करवा ली थी, सबके सब क्लियर थे। ना चाहते हुए भी अगले दिन खुशी से अपनी बीवी के इसी रिश्तेदार के पास चला गया जिसकी बहन के पास मेरी बीवी अपने आप को दिखाया करती थी। वो अच्छा और शरीफ लड़का था। मैंने इससे
वादा किया कि मेरी रिपोर्ट के मुतालिक वो घर में कुछ नहीं बताएगा। वो खुद भी डॉक्टर था। इसने मेरा बगौर मुआयना किया और टेस्ट वगैरह लिख कर दे दिए, लेकिन इसके चेहरे पर पीली मायूसी मुझे इशारा दे रही थी कि टेस्ट की रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने मुझे फोन कर बुलाया। आपके लिए कोई अच्छी खबर नहीं है सरमद भाई, डॉक्टर ने कहा। मेरे होश उड़ गए। इसने मुझसे पूछा कि क्या कुछ अरसे का मुझे कोई हादसा पेश आया था। मेरा ध्यान अपने मरी वाले हादसे की तरफ चला गया और मैंने इसे बता दिया। डॉक्टर के चेहरे पर समझ जाने वाला तासुर फैल गया। इस हादसे की वजह से आपके अंदर से कुछ डैमेज हो गया था। आपके मर्दाना खलियों को शदीद नुकसान पहुंचा है और अब आप बाप बनने के काबिल नहीं रहे। डॉक्टर के बारे में सर पर किसी पहाड़ की तरह डॉक्टर की ये खबर मेरे सर पर किसी पहाड़ की तरह टूटी थी। मैंने जल्दी से अपनी रिपोर्ट उठाई और वहां से आ गया, लेकिन आने से पहले मैंने इसे सख्ती से ताकीद की थी कि वो मेरी बीवी को इस बारे में कुछ ना बताए। बल्कि अब तो मुझे अफसोस हो रहा था कि मैं इसके रिश्तेदार डॉक्टर के पास क्यों चला गया। दिन गुजरते रहे और 6 महीने मजीद गुजर गए। लोगों के सवालों ने जिंदगी अजीरन कर दी थी। मेरी माँ दिन रात मेरी बीवी को उठते बैठते ताने दिया करती। मैंने अपनी मर्दानी वाली बात सबसे यूं छुपाई थी कि किसी के को कानों कान इसकी खबर ना हुई। मेरे सामने मेरी बीवी आंसू बहाती रहती और मेरी माँ इसे बांझ कहती, लेकिन मैं कभी ये सच ना उगलता कि कमी तो सिर्फ दरअसल मुझ में है। 3 महीने बाद मेरी माँ को बर्दाश्त जवाब दे चुकी थी। इसने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं अपनी बीवी को तलाक देकर दूसरी शादी कर लूं। मैं जानता था कि मैं दूसरी शादी तो क्या तीसरी भी शादी करूंगा तो मेरे यहाँ औलाद नहीं होगी, लेकिन घर में रोज और इसके चीखों से मैं आजिज आ चुका था। मेरी बीवी भी अब हर वक्त बुझी रहने लगी थी। थक हार कर मैंने इसे एक रोज तलाक दे दी। तलाक का कागज हाथ में थामे वो चंद लम्हे तक मुझे देखती रही और फिर खामोशी से घर से निकल गई। अम्मा अब्बा बुलंद आवाज से शुक्र अदा कर रहे थे क्योंकि बांझ औरत से इनकी जान छुटी। दिल ही दिल में पशेमान था और खुद को अपने काम काज में मसरूफ करने की कोशिश करने लगा। एक दिन मैं काम से वापस आया तो मुझे घर में गैर मामूली चहल पहल का एहसास हुआ। अम्मा किसी मेहमान के साथ गप्पियों में मसरूफ थी और वो मेहमान जो थे इसे देखकर मेरे कदमों तले जमीन निकल गई। वो कोई और नहीं, मेरी साबका बीवी की बहन थी। इसके साथ एक हसीना जमील से लड़की बैठी थी, मुश्किल से 20-22 साल की होगी। मुझे हैरत हुई कि अम्मा कैसे इन लोगों से अच्छे तरीके से बात कर रही हैं, लेकिन मैं सलाम करके खामोशी से कमरे में चले गया। रात को अम्मा मेरे कमरे में आई तो वो बहुत खुश थी। अम्मा ने मुझे बताया कि मेरी साबका बीवी की बहन आज हमारे घर इसलिए आई थी क्योंकि वो अपनी बेटी का रिश्ता मुझे देना चाहती है और ऐसा करने के लिए इसे किसी और ने नहीं बल्कि मेरी साबका बीवी ने कहा है। अब्बा की दौलत और जायदाद अच्छी खासी थी। हम लोग शहर के पोश इलाके में रहा करते थे। अम्मा को लग रहा था कि ये सब कुछ दौलत और जायदाद के चक्कर में है, लेकिन फिर भी वो बहुत खुश थी। इन्हें भला क्या लेना देना था, इस सब के पीछे क्या राज है। उन्होंने मेरी शादी की तैयारियां शुरू कर दी। जल्दी वो मेरी नई बीवी रानी को ब्याह कर ले आई। अम्मा तो बहुत खुश थी, लेकिन मुझे पता था कि मेरी शादी का अंजाम भी क्या हो। सब घर वाले औलाद का इंतजार करेंगे और आखिर कुछ अरसे बाद वो इसकी बीवी से भी मायूस हो जाएंगे। रानी कम उम्र थी और हसीन भी, लेकिन इसमें मेरी खामी का अभी तक पता न था, इसलिए मुझ पर मोहब्बत लुटाया करती थी। शादी को 3 महीने गुजरे तो मुझे दिल से काम पड़ जाता और सस्ते हुए चेहरे के साथ वापस आ जाता, लेकिन इस रोज कुछ अजीब हुआ। मैं वापस आया तो दरवाजे पर अम्मा ने मिठाई का लड्डू मेरे मुंह में ठूस दिया। मैं हैरान रह गया कि ये किस खुशी में अम्मा हद से ज्यादा खुश नजर आ रही हैं। अरे इसी खुशी में जिसका इंतजार बरसों से है, तो बाप बनने वाला है। तेरी बीवी उम्मीद से है। आज इसकी तबीयत खराब हुई तो मैं इसे अस्पताल ले गई तो डॉक्टर ने ये खुशखबरी सुनाई कि अम्मा को यूं लगा जैसे मैं खुशी से उछल पड़ूंगा, लेकिन मैं तो वहीं भूत बनकर खड़ा रह गया। मुझे अपनी खामी का अच्छी तरीके से पता था। फिर मेरी बीवी हामला कैसे हो सकती थी। सामने आई रानी नजर आ रही थी। इसके चेहरे पर शर्मीली सी मुस्कुराहट थी, लेकिन मेरे वजूद को जैसे किसी ने आरे से काट दिया था। अगर वो हामला थी तो इसका साफ मतलब था कि इसका किरदार मशकूक था। मुझे
इससे शदीद नफरत महसूस हो रही थी, लेकिन इस मुंह से सबको पता था कि मैं तो नामर्द था। ये औलाद मेरी नहीं बल्कि किसी और की थी। दिल पर पत्थर रखकर मैं वापस अपने कमरे में आ गया। मेरी माँ ने रानी को हथेली का छाला बना लिया। 9 महीने मेरे घर में मेरी होने वाली औलाद की बातें होती रही। जब भी इसका जिक्र सुनता तो मुझे यूं लगता जैसे किसी ने मुझे खोलते पानी में डाल दिया और वहां से उठ जाता। समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। रानी से बातचीत ना होने के बराबर रह गई थी। मुझे इस पर शदीद तैश आता, लेकिन मैं अपने मुंह से अपनी खामी को कैसे बयान करता। आखिर 9 महीने गुजरे और रानी ने एक चांद से बेटी को जन्म दिया। इसे हाथों में लेकर मैं सोच रहा था कि किसी और की औलाद को मुझे अपना नाम देकर पालना पड़ेगा। सब घर वाले बहुत खुश थे। न चाहते हुए भी मैं खुश हो गया। लेकिन सिर्फ 4 महीने ही गुजरे थे कि रानी एक दफा फिर हामला हो गई। इस दफा तो मेरा जी चाहा कि मैं थप्पड़ों से इसका मुंह सुर्ख कर दूं और इसे तलाक देकर घर से बाहर निकाल दूं। मैं इससे ठीक से बात भी ना करता हूँ, बच्चे को कभी ठीक से प्यार ना करता। सब घर वाले हैरान थे कि आखिर मुझे क्या हो गया। रानी भी परेशान रहती और इसी परेशानी में उसने मेरी बेटी को जन्म दे दिया। मैंने जैसे हालात से समझौता कर लिया था, मुझे अंदाजा हो गया था कि रानी मुझे धोखा देकर किसी और मर्द के साथ ताल्लुकात में है। लेकिन अगर इसका राज खोलता तो मुझे खुद भी शर्मिंदा होना पड़ता। इसलिए मैंने अपने लब सी लिए थे। वो तीसरी बार हमला हुई तो मुझे खुद से शर्म आने लगी। वो 9 महीने में मैं किस तरह गुजारे ये बस मेरा ही दिल जानता है था। और आज 9 महीने बाद मेरी बीवी ने एक दफा फिर बेटे को जन्म दिया था। मैं अपने कमरे में बैठे हुए फूट फूट कर रो दिया था। मुझे पता था कि मेरी बीवी बदकिरदार है, लेकिन मैं फिर भी किसी और के बच्चों को पालने पर मजबूर था। शायद मैं इस रात अपनी जिंदगी को खत्म कर लेता कि अचानक मेरी जेब में रखा हुआ मोबाइल बजने लगा। मैंने फोन निकालकर नंबर देखा तो चौंक गया। वो मेरी साहबका बीवी का नंबर था। तलाक के बाद आज इसने पहली दफा मुझे फोन किया था। कपकपाते हाथों से मैंने फोन कॉल कान पर लगाया और मुझे इस बच्चे की मुबारकबाद दे रही थी। मुझे लगा कि जैसे वो मुझ पर तंज कर रही है। और फिर मैं चौंका। वो मुझे अपने घर आने का कह रही थी। मैं जानती हूँ सरमन, तुम क्यों परेशान हो। तुम्हारी परेशानी का हल सिर्फ मेरे पास है, वो कह रही थी कि और मैं किसी रिपोर्ट की तरह उठकर अपनी गाड़ी में बैठ चुका था। थोड़ी देर बाद मैं इसके घर में मौजूद था। वो अपनी माँ के घर में ही रहती थी। मैं दस्तक देकर अंदर दाखिल हुआ। वो सामने ही खड़ी थी। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। इसे देखकर कहीं से नहीं लग रहा था कि इसे मेरी दी जाने वाली तलाक का कोई गम था। क्या बात है, तुम तो औलाद के लिए तरसते थे। आज तुम्हारे 3 बच्चे हो गए हैं, तब भी तुम्हारे मुंह पर 12 क्यों बज रहे हैं। इसकी चुपती हुई आवाज आई तो मैंने सर अपना शर्म से झुका लिया। मैं जानती हूँ सच क्या है, इसने कहा। मैं चौंक कर सर उठाया, लेकिन अगले ही पल कमरे के खुले दरवाजे से कोई शख्स अंदर दाखिल हुआ। इसे देखकर मैं बेइख्तियार अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। मुस्कुराते हुए मेरी तरफ हाथ बढ़ाता रहा, मगर मैं तो साकित था, क्योंकि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि वही डॉक्टर था जिसने मुझे ये बताया था कि वो औलाद नहीं पैदा कर सकता। मेरी बीवी का रिश्तेदार था, लेकिन वो इनके घर में क्या कर रहा था। मेरी बीवी इससे बड़ी बेतकल्लुफी से मिल रही थी, यूं जैसे इन दोनों के दरमियान न जाने कैसा रिश्ता हो। ये यकीनन तुम हम दोनों के साथ देखकर हैरान हो रहे होगे। और बहुत सी बातें ऐसी हैं जो तुम्हें पता ही नहीं। शायद तुम्हें ये बात कभी ना बताती, लेकिन अब मुझे तुम पर तरस आता है, मेरी बीवी कह रही थी। और मैं साकित बैठा इसकी बात सुन रहा था। तुमसे शादी नहीं करना चाहती थी, बल्कि मैं अपने इस कजन से मोहब्बत करती थी जो इस वक्त तुम्हारे सामने बैठा है। लेकिन माँ बाप ने तुम्हारे आला स्टेटस और दौलत को देखते हुए मेरी तुमसे शादी करवा दी थी। शादी के पहले रोज ही मैंने अहद कर लिया था कि औलाद पैदा नहीं करूंगी और जल्द ही तुमसे तलाक ले लूंगी। मुझे तुम्हारी सूरत देखकर शदीद गुस्सा आता था, क्योंकि तुम ही तो वो शख्स हो जिसकी वजह से मेरी मोहब्बत मुझसे दूर हो गई थी। तुम लोग औलाद के लिए मचलने लगे थे। मैं जानबूझकर तुम्हें अपनी इसी रिश्तेदार डॉक्टर के पास ले आई। वो मेरी और अपने भाई
की मोहब्बत से वाकिफ थी, इसलिए इसने वही किया जो मैंने इससे कहा था। मनाए हमल की दवाइयाँ इस्तेमाल करती रही, लेकिन इसने तुम्हें नहीं बताया, यही कहा कि अल्लाह की तरफ से औलाद में देर है। मुझे पता था जल्द या देर तुम किसी मर्दाना डॉक्टर के पास जरूर जाओगे, इसलिए मैंने बहाने से तुम्हें अपने कजन से मुतारिफ करवाया, और जब तुम इससे मिलने मिले तो इसने जानबूझकर कहा कि तुम बाप नहीं बन सकते। हालांकि ऐसा कुछ ना था। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी मौजूदा बीवी से जो तुम्हारे बच्चे हैं वो तुम्हारे नहीं, हालांकि ये झूठ है। वो बच्चे तुम्हारे ही हैं, और तुमसे तलाक लेने के बाद मुझे तुम पर तरस आया, और तुम अमीर थे और अच्छे इखलाक वाले भी, इसलिए मैंने अपनी बहन से कहकर इसकी बेटी का रिश्ता तुमसे करवा दिया। अब तुम्हारी शादी को कई बरस गुजर चुके, और शायद तुम्हें पता नहीं कि मैं और मेरा ये कजन भी आपस में शादी कर चुके हैं, लेकिन बस एक ही कमी है, हर तरह से फिट होने के बावजूद हमारी औलाद नहीं। शायद ये सब इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हें धोखा दिया। मेरी बीवी की आंखें आंसू से नम होने लगी थी, जब मैं तो यूं खड़ा था जैसे काटो तो बदन में लहू नहीं। वो दोनों मुझसे माफी मांग रहे थे। नहीं, इन्हें लगता था कि अगर मैं इन्हें माफ कर दूंगा तो इनकी औलाद हो जाएगी, लेकिन मैं तो अपने गुजरे हुए बरसों को याद कर रहा था, जिनमें सिवाय धोखे के और कुछ नहीं था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। कितना सब कुछ किया था मैंने अपनी इस बीवी के लिए, लेकिन आखिर इसने मेरे साथ क्या किया। मैंने अपनी आंखें मीच ली, मगर मैं इस सब को खत्म करना चाहता था। नफरत और इंतकाम का ये तसलसल अगर चलता रहता तो ना जाने कहाँ जब पहुंचता। अल्लाह ने मुझे एक अच्छी और नेक बीवी दी थी, जो मेरे नफरत भरे रवैये के बावजूद मुझे छोड़कर ना जाती। मेरे 3 बच्चे थे जो मुझे लगता था कि कभी होंगे ही नहीं। मैंने ना चाहते हुए भी अपनी बीवी को और इस डॉक्टर को माफ कर दिया, खुले दिल से। जब मैं वापस आया तो मेरे ऊपर मनो बोझ हट चुका था, और सीधा अस्पताल चला आया, जहाँ मेरी बीवी मुझे देखकर हैरान रह गई। मैंने इसका हाथ थाम कर वादा किया कि अब मैं तुम्हारा और अपने बच्चों का पहले से बढ़कर ख्याल रखूंगा। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट भी कर गई थी, और मुझे भी यूं लगा जैसे जिंदगी आज हसीन तरीन हो गई है। हमारी आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें, और मजीद इस तरह की सबक आमूज कहानी सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।